बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 2018 सप्ली का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सप्ली का एक ही पेपर है 2018 का, ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने सेक्शन बी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? ये भी रिपीट हो रहा है एज इट इज़ क्वेश्चन, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ कॉन्जुगेशन? डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोलेटेड एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बेसिकली देखें, ये कॉन्जुगेशन होती क्या है कि मतलब यानी हमारे पास जो पाई बॉन्ड्स है ना, ठीक है, पाई बॉन्ड्स का आपस में यानी करीब करीब होना, ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पर होना। जैसे कि यहाँ पर अगर आपके पास पी ऑर्बिटॉल्स प्रेजेंट हैं एडजेसेंट कार्बन्स पर, तो ये आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं और ये बना रहे हैं, और ये पी ऑर्बिटॉल्स आपस में लिंक होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड बना रहा है। तो अब क्या होता है, इनकी पेयरिंग स्कीम्स होती है ना, तो मतलब अभी इन दोनों ने आपस में बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या हो, नेक्स्ट ये आपस में पेयरिंग स्कीम जो है वो आपस में इस तरह से डिफरेंट कर लें, ठीक है, ये आपस में कंबाइन कर लें और ये फर्दर आगे किसी के साथ कंबाइन कर लें, ठीक है, इस तरह से। और इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास पड़ा हुआ है, या अगर ये आगे कोई और ऑर्बिटॉल अगर हमारे पास नहीं है कंबाइन करने के लिए, तो फॉर टाइम बीइंग ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से अगर हम देखें। अच्छा, कॉन्जुगेशन का वर्ड जो है ना वो लेटिन वर्ड से निकला है, ठीक है, लेटिन वर्ड से, और उसका मतलब है टू लिंक टुगेदर, ठीक है, टू लिंक टुगेदर। तो इसका क्या मतलब है कि यानी पी ऑर्बिटॉल्स आपस में लिंक हो रहे हैं, ठीक है, ये आपस में लिंक हो रहा है, ये आपस में लिंक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा कि आपस में इनकी लिंकेज जो है वो चेंज हो सकती है, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएगा और ये आपस में ऐसे लिंक कर देंगे। फिर अगेन ये वाला टूटेगा और ये दोबारा से आपस में लिंक करेंगे, और इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। मोर देन 3 अगर पी ऑर्बिटॉल्स आपस में प्रेजेंट हों एडजेसेंट कार्बन्स पर, तो ये कॉन्जुगेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अब लेकिन आपकी बुक में ना ये जो आइसोलेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम और ये सारा का सारा जो है वो पिछली बुक में था, ओल्ड बुक में था, ये यहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। तो बस सिंपल अगर आपको कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन ही आ जाए तो उतना भी बहुत है, क्योंकि वो आपकी बुक में है, तो वो पूछी जा सकती है, ठीक है। कॉन्जुगेशन बेसिकली लेटिन वर्ड से निकला है टू लिंक टुगेदर, और ये क्या होता है, सिस्टम और द मॉलिक्यूल इन विच देयर आर 3 और मोर देन 3 पी ऑर्बिटॉल्स, ठीक है, यानी 3 कम से कम होने चाहिए। 2 अगर पी ऑर्बिटॉल्स होंगे तो कोई कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। 3 और मोर देन 3 ऑर्बिटॉल्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स एंड कैन फॉर्म एन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इस सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ द सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड, और इसमें क्या होता है कि सिस्टम स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास एडजेसेंट कार्बन्स पर इस तरह से पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो वो शिफ्ट कर सकते हैं, वो मतलब यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो सकता है, और ये बल्कि यहाँ पे मुझे शो करना चाहिए था, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो ऑल्टरनेट पोजीशंस पर ये कॉन्जुगेशन शो करते हैं, कॉन्जुगेशन की वजह से ये रेजोनेट करता रहता है बॉन्ड, और जब रेजोनेट करता रहता है तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशी है, तो उसके चांसेस जो हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करने के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स तो मोशन में हैं, वो तो मूव कर रहे हैं, तो इनका रिएक्टिविटी उसकी कम हो गई है। तो रिएक्टिविटी जब कम हो गई है तो वो सिस्टम स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन द सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स शो किए हुए हैं, ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल है, और फिर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 4 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर, 4 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर जो है वो पी ऑर्बिटॉल्स शो हुए हैं, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटॉल्स हैं, और ये आपस में इस तरह भी फिर बॉन्ड बनाते हैं, और कभी फिर आपस में ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट भी करते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और ये अनपेयर्ड रह जाता है, और इसी तरीके से ये इनके बॉन्ड्स जो हैं वो रेजोनेट करता रहता है, पाई बॉन्ड रेजोनेट करता रहता है, कभी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नज़र आ रहा है और कभी सेकंड पोजीशन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज। तो आपने जो है वो आइसोलेटेड एंड कॉन्जुगेटेड जो है आइसोलेटेड और जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना, सिंपल आपको कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए विद एग्जाम्पल, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ब्रीफली एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ टाटारिक एसिड। अच्छा, अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो आपने बहुत डिटेल से 2017 के फर्स्ट पेपर में कर लिया हुआ है, और टाटारिक एसिड की एग्जांपल भी कर ली हुई है, ठीक है। नहीं, वहाँ पे आपने लैक्टिक एसिड की थी, ठीक है, यहाँ पर आप टाटारिक एसिड की कर रहे हैं, तो मतलब आपको प्रॉपरली सबसे पहले कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन, फिर उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप लैक्टिक एसिड जो है वो उसकी यानी तीनों जो आइसोमर्स हैं वो यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी और राइसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और उसके बाद टाटारिक एसिड के इसी तरह 4 जो है वो आइसोमर्स बनते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, राइसिमिक मिक्सचर एंड बीजो एसिड, ठीक है। तो ये चारों के चारों आपको टाटारिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने और लिखने आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं और इस फिनोमेना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ये हम पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। टाटारिक एसिड की एग्जांपल नहीं डिस्कस हुई थी तो वो आपने करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वीडियो से आपने ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक अंडरस्टैंड ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि आपको किस तरह से यहाँ पर इसको लिखना है, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का पहले आप बताएंगे, फिर लीवो रोटेटरी का बताएंगे, फिर आप राइसिमिक मिक्सचर का बताएंगे और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में मीजो एसिड का डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास ये आपने ड्रॉ ज़रूर करने हैं और ये प्रॉपर ड्रॉ करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस का कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अब हमें क्या पता कि हमने टाटारिक एसिड में किस तरफ ड्रॉ करना है या यानी सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी में किस तरफ ड्रॉ करने हैं हाइड्रोक्सल्स वगैरह और दूसरी साइड पे किस तरह से ड्रॉ करने हैं। तो ये आपने अभी तो हमें नहीं पता चलेगा कि जो है वो किस तरह से हम रखें, लेकिन जब यहाँ पर हमें शो हुए में लिटरेचर में कि हाइड्रोक्सिल जो है यहाँ पर यानी कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल जो है ये राइट साइड पर है, तो आपने इसी को ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो करना है। आपने ये स्ट्रक्चर बना के इसको डेक्स्ट्रो नहीं शो करना, ठीक है। आपने हिंट रख लेनी है कि यहाँ पर अगर हाइड्रोक्सिल होगा तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और हाइड्रोक्सिल अगर लेफ्ट साइड पे हो जाएगा तो ये लीवो रोटेटरी हो जाता है, क्योंकि अब जब प्रॉपरली इसी कंपाउंड को पोलैरीमीटर में डाला जाता है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे मूव करवाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनके नोट यानी कौन कौन से आपस में एनेंशियोमर्स हैं और कौन डायस्टीरियोमर्स हैं वो आपने लिख लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज आर डायजोनियम सॉल्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं लिख पाते, तो अब आपने प्रॉपर लिखनी है। डायजोनियम सॉल्ट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं करेक्टराइज्ड बाय, अब उनके अंदर होता क्या है जिसकी वजह से हम उनको डायजोनियम कहते हैं, करेक्टराइज्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड डायजोनियम ग्रुप। अब उनके अंदर वो बता रहे हैं कि डायजोनियम ग्रुप होता है, ठीक है, और वो पॉजिटिवली चार्ज डायजोनियम ग्रुप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डायजोनियम आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर हमने डायजोनियम सॉल्ट की बात करनी है तो इसके साथ कैटाइन के साथ कोई भी एनाइन अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डायजोनियम आयन जो है वो डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायजोनियम सॉल्ट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज डायजोनियम ग्रुप बॉन्डेड टू नेगेटिवली चार्ज्ड काउंटर आइन यानी ऑपोजिट आइन, ठीक है। when amines react with nitrous acid in the presence of HCl डायजोनियम कंपाउंड्स आर फॉर्म, ठीक है, ये हमने उनकी फॉर्मेशन बता दी। अब क्या है कि अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट्स आर जनरली टू अनस्टेबल फॉर प्रैक्टिकल यूज, यानी अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट्स भी होते हैं और जो है वो हमारे पास एराइल डायजोनियम सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एराइल डायजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं एराइल ये फिर भी थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं, लेकिन अल्काइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, मींस के बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है इनकी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इनको प्रिपेयर करने की जनरल इक्वेशन लिखेंगे। ये अमीन्स हैं, नाइट्रस एसिड HCl की प्रेजेंस में डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है, +2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। एराइल डायजोनियम आयन जो है वो अल्काइल के मुकाबले में स्टेबल होते हैं, आर मच मोर स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग, ठीक है। but it also decompose readily above 10 डिग्री सेंटीग्रेड to form the phenol and the nitrogen gas। वो कहते हैं कि मतलब अल्काइल के मुकाबले में एराइल डायजोनियम सॉल्ट है तो स्टेबल, क्योंकि बेंजीन रिंग अटैच होता है और बेंजीन रिंग जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसकी वजह से वो डायजोनियम सॉल्ट जो है वो स्टेबल बिहेव करता है, ठीक हो गया। यानी डायजोनियम आयन स्टेबल हो जाएगा तो डायजोनियम सॉल्ट भी स्टेबल हो जाएगा।
लेकिन अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाए टेम्परेचर तो वो डिकम्पोज कर जाएगा। तो अब हमने ये देखें एराइल डाइजोनियम सॉल्ट यानी एराइल है, तो इसको आप वैसे ये भी कह सकते हैं कि एनालीन, एनालीन से हम जो है वो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, ठीक है, और ये एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हमने टेम्परेचर अबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो ये देखें ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई, ये H जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर देगा और ये OH जो है वो इधर आकर अटैच हो जाएगा और इसको फिनोल बना देगा, ठीक है। तो मतलब ये जो बना हुआ है ये वाटर के साथ अबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो सिस्टम में प्रेजेंट है उसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो ये भी एज इट इज रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसके आपने मैकेनिज्म्स और डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनोल, ये भी एज इट इज रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस बी डन, व्हाट इज यूजफुलनेस ऑफ दिस रिएक्शन। ये अब ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा पीछे किया हुआ है कि अल्काइंस हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं और उसमें हम जो है वो वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर ऐड हो जाता है और उसके बाद इनोल बन जाता है, ठीक है, यानी इन ओल सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, डबल बॉन्ड और OH, और ये अनस्टेबल होने की वजह से ये रीअरेंजमेंट करके एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाएगा, ठीक है। तो इसको आपने प्रॉपरली लिखना है, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन नहीं लिखनी, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे हाइड्रेशन हो रही है। बस आपने वही जो रिएजेंट्स डालने हैं, जो टेम्परेचर है वो आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है कि व्हेन वाटर इज एडेड टू द अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, यानी HgSO4 था, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स की जगह आप कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या बताना है कि विनाइल अल्कोहल इज अनस्टेबल एंड आइसोमराइजेस टू एसिटल्डिहाइड, यानी अभी हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें विनाइल अल्कोहल बनेगा ना, ठीक है, क्योंकि अगर हमने एसिटाइलिन लिया तो उसे विनाइल अल्कोहल बनेगा। और इसका रिएक्शन का यूजफुलनेस क्या है कि दिस रिएक्शन इज इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियली जो है वो कौन से कंपाउंड्स बनाने के लिए हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस का जो है वो मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है कि एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के लिए ये मेथड यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखें इथाइन में वाटर ऐड करेंगे, मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड 75 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो विनाइल अल्कोहल बनेगा और विनाइल अल्कोहल की रीअरेंजमेंट हो रही है, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो रही है तो उससे एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक हो गया। अल्काइंस अदर देन एसिटाइलिन गिव कीटोन्स अंडर दीज कंडीशंस। अगर हम एसिटाइलिन की जगह प्रोपाइन ले लें, ठीक है, और सेम उसी तरीके से यहाँ पर 75 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लें टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट लिख लें, तो हमारे पास एल्डिहाइड नहीं बनेगा बल्कि कीटोन बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट डिफरेंट वेज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड्स टेक्स प्लेस। तो ये अब एसिड डेरिवेटिव्स हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस आपने करनी है, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब आपकी बुक में तो ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक मेथड या कोई और डिफरेंट मेथड से बताया हो, एक ही तरीका बताया एसिड एंड हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस का। एसिड एंड हाइड्राइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशंस टू फॉर्म द पेरेंट एसिड, ठीक है, बस इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस कहते हैं एसिडिक या बेसिक कंडीशन में। तो यहाँ पर इन्होंने एसिड की प्रेजेंस में किया है, तो ये जो है वो टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है, बल्कि ये यहाँ से ऐसे होता है कि यहाँ पर ये पूरा बल्कि ग्रुप और ये जो है वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो CH3 डबल बॉन्ड O के साथ OH आ जाएगा एक मॉलिक्यूल, और ये दूसरा भी एसिटिक एसिड जो है वो बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो जनरेट हो जाएंगे। बस ये एक ही मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन नाइट्रोजन बी डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये भी एज इट इज रिपीट हो रहा है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि आपके पास नाइट्रोजन का भी आ सकता है और नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों का आ सकता है, दोनों ही पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, तो आपने बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। देन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू ईथर्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अब ये वाला क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज ऑक्सोनियम आयन,
ठीक है, ऑक्सोनियम आयन क्या होता है एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। तो अब आपने क्या करना है, ऑक्सोनियम आयन को प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ नहीं बल्कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाइएगा, क्योंकि फिर ब्रोमाइड आयन फर्दर रिएक्शन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ऑक्सोनियम आयन के साथ फर्दर रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सोनियम आयन को प्रिपेयर करने का भी यही है हमारे पास कि द ऑक्सीजन एटम ऑफ एन ईथर मॉलिक्यूल पोजेसेस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन आयोडाइड टू फॉर्म द ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो फिर ये हमने इसको बताना है कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप हेयर। अब जब ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप होता है, ऑक्सोनियम आयन बनता है, तो रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, बल्कि जो आयोडाइड आयन बनता है वो बहुत ज़्यादा गुड न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ऑक्सोनियम आयन के ऊपर अटैक करता है और फर्दर जो है वो रिएक्शन आगे परफॉर्म करता है। ठीक है, आयोडाइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सो इट अटैक्स ऑन द ऑक्सोनियम आयन टू फॉर्म द अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इन दिस रिएक्शन ईथर एक्ट एज अ लिविस बेस। अब ये देखें, ये ईथर था, ईथर के जो लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन हैं दे अटैक ऑन द हाइड्रोजन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड और ऑक्सोनियम आयन बनाएंगे, ऑक्सोनियम आयन, और ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एंड इट अटैक्स ऑन दी ऑक्सोनियम आयन और ऑक्सोनियम आयन पे अटैक करेगा और फिर ये हमारे पास अल्काइल आयोडाइड और अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, और ये तो हमारे पास मैकेनिज्म था। ठीक है, मैकेनिज्म, लेकिन फिर कोई ये जर्नल मैकेनिज्म था, जर्नल। ठीक है, और कोई भी एग्जांपल लिखी जा सकती है, जैसे कि ये डाइथाइल ईथर है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, एथेनॉल एंड इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 तक कम्प्लीटली सेक्शन सी को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।